आज 2-2.5 घंटे मैं अगेन आपसे रिपीट कर दूं, मुझे 2 घंटे लगेंगे सब्सटेंटिव के 10 पेज को रीड करने में। सही है, हमने सब्सटेंटिव का हैंडआउट आज कोई भी रीड नहीं करना। आज हमने किस चीज के ऊपर काम करना है? सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर काम करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं हमारे पास एक एरिया है जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड। हम इससे स्टार्ट करते हैं, और इससे क्यों स्टार्ट करते हैं ये आपको 1 घंटे बाद समझ आ जाएगा कि हम इस चीज से क्यों, बिकॉज इसके अंदर हमारी मेजॉरिटी टेक्निक्स कवर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, वेन एवर, मतलब ये पीपी एफएस में आ रहा है और एफएस के ऊपर ये 100 रुपए पे आ रहा होगा, आपने चेक करना है कि क्या ये 100 रुपए का नंबर सही है या फिर गलत है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप क्या कर लें? टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लें। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पीपी है तो आपने हमेशा क्या करना है? आपने हमेशा सबसे पहली जो आपके पास टेक्निक होगी प्यारे बच्चों, वो आइजा 500 की होगी। सबसे पहली जो आपके पास टेक्निक होगी वो किस चीज की होगी? वो आइजा 500 का मतलब, आइजा 500 हमने एक जमाने में पढ़ा था और हमने कहा था ये हमें एक लाइन सिखाता है। वो लाइन क्या थी? जल्दी जल्दी जल्दी। आइजा 500 हमें एक जबरदस्त ड्राफ्टिंग सिखाता है। वो ड्राफ्टिंग क्या थी? ये जो मसला है ना, इसी को इंशाल्लाह काउंटर करना है। कि यहां तक बात समझ आ रही है? ये जो मसला है ना कि जी याद ही नहीं आ रहा, रिकॉल ही नहीं हो रहा, इसका रीजन ही ये है कि उस वक्त जब पढ़ाया था तो आपने कहा यार क्या जबरदस्त है ना, ये तो मतलब क्या टेक्निक सर ने बता दी, ये तो 15-20 प्रोसीजर हमारे इसी से निकल जाएंगे, और आप लोग ठंडे पड़ गए फिर। और यही मसला है कि ठीक 1 महीने बाद जब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्या मसला आ रहा है? वो जी याद ही नहीं आ रहा है कि वो आइजा 500 की वो टेक्निक क्या थी। इसी चीज को काउंटर करने के लिए प्यारे बच्चों हमने ये काम करना है, और ये काम लाजमी करना है। मैं बड़ा ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर इस चीज को आपने सीरियसली नहीं लिया तो आप भूल जाएं कि आपको पोर्टल शोटल का या फिजिकल क्लास का एक्सेस मिलेगा। ये भी बड़ा क्लियर है, बिकॉज पास ही नहीं होना आपने। जब पास होना ही नहीं तो फिर फायदा क्या क्या यार आप क्लासेस लें और ये सारी चीजें करें। इससे अच्छा है कि आप पेपर ही ना, जब आपने मेहनत ही नहीं करनी तो इसका मतलब है कि आप डिजर्व नहीं करते कि यार आप पास हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये मेहनत हमने डेली बेसिस पे इंशाल्लाह करनी है। अच्छा, सबसे पहली टेक्निक क्या थी हमारे पास? आइजा 500। ये हमें पता है कि जब हम आइजा 315 पढ़ते थे तो हम आइजा 315 में कहते थे कि यार मुझे तो रिस्क जो होता है वो तो आइडेंटिफाई और असेस करना होता है, और जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं वो 2 लेवल्स पे होता है। मैं असेसमेंट नहीं पूछ रहा, मैं रिस्क लेवल, एक एफएस लेवल और एक एजर्शन लेवल। तो मेरे पास जो 2 रिस्क होते हैं, एक एफएस लेवल का होता है और एक, तो पहला काम तो ये करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले एजर्शंस लिख देते हैं। पहली एजर्शन, दूसरी एजर्शन, तीसरी एजर्शन, पीपीए तो ऑब्लिगेशन नहीं लिख रहा, राइट्स लिख रहा हूं, और चौथी एजर्शन वैल्यूएशन। पहला काम तो मैं ये कर लेता हूं, मैं 4 एजर्शन ले। जब भी आपसे कोई कहे पीपी में प्रोसीजर बताओ तो आप उससे पूछेंगे मुझे उसकी एजर्शन बताओ। क्या यहां तक बात समझ आ रहा है? जब भी आपसे कोई समझ टेक्निक है, जब भी आपसे कोई कहे मुझे पीपी के प्रोसीजर बताओ तो आपने सामने से क्या कहना है? मुझे एजर्शन तो बताओ, बिकॉज हर एजर्शन के प्रोसीजर्स डिफरेंट होंगे। और ये वो रीजन है, मेरी बात सुने, कन्वेंशनली पेपर क्या आता था, पास पेपर दिखा दूंगा, पीपी के कोई भी 5 प्रोसीजर बता दो, ये सवाल आता था। फिर एक सवाल आया कि उसने पीपी की सारी एजर्शंस लिख दी, उस एजर्शंस के अगेंस्ट प्रोसीजर लिख दिया, और आपसे कहा बताइए प्रोसीजर सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो इसका मतलब उसने एजर्शन बता दी, एजर्शन के आगे प्रोसीजर लिख के दे दिए। अब एक तीसरी नस्ली किस्म का सवाल है, वो सवाल क्या? एक सवाल होगा, खुद ही सवाल की इंफॉर्मेशन से पिक करो कि पीपी की कौन सी एजर्शन हिट हो सकती है, वो लिखो और उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर लिखो। आप समझ रहे हैं इतना ड्रास्टिक चेंज आया है प्यारे बच्चों, इसके लिए पास्ट पेपर्स आपको इतने ज्यादा हेल्प। तो कोई भी सवाल आ जाए, टेक्निक मेरे साथ समझ गए, टेक्निक की एप्लीकेशन समझ गए, आप दुनिया का हर एक प्रोसीजर लिख सकते हो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पीपी हमेशा याद रखिएगा, पहले तो कुछ हमारे पास जनरल प्रोसीजर्स होते हैं। भाई पीपी के ऊपर काम करना है तो पीपी का डेटा तो दें। तो पीपी का डेटा क्या होगा? ऑब्टेन फिक्स एसेट रजिस्टर एज एट दिसंबर 31, 2021। पहला काम। इसके बाद भी एक और काम करना है, लेकिन पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? फिक्स एसेट रजिस्टर लेते। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहला काम हमने ये कर लिया, हमने फिक्स, कोई भी नोट ना करे, सब यहां देखते रहे, हमने फिक्स एसेट रजिस्टर ले लिया। हमारे पास एक फिक्स एसेट रजिस्टर पूरा आ गया है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा? जल्दी से बता दो, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा? तो अगला प्रोसीजर ये है कि फिक्स एसेट रजिस्टर और एफएस को या जीएल को आपस में क्या कर लूं? आपको पता ना, एक सब्सिडी लेजर होता है, एक मेन लेजर होता है, तो मैं दोनों को आपस में क्या कर लूं? मैच कर लूं कि क्या दोनों मैच
कर भी रहेगी। ये भी एक जनरल प्रोसीजर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगली एजर्शन कौन सी है? तो यहां मुझे कौन हेल्प कर सकता है, जल्दी से बता दें, यहां कौन हेल्प कर सकता है? और आइजा 500 क्या कहता था प्यारे बच्चों? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, सेलेक्ट सैंपल मतलब कोई भी एक चीज होगी, मैं टेक्निक लिख रहा हूं ना, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट ऑब्जर्व दिस। ये एक प्रोसीजर, ये प्रोसीजर मुझे हेल्प करेगा, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ड्राफ्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरी पहली एजर्शन कौन सी है? तो मैं कहूंगा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कह रही है मेरे पास ये, मैनेजमेंट का दावा है कि मेरे पास ये एसेट एग्जिस्ट करते हैं, और एज एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये है कि शायद ये एसेट एग्जिस्ट, 315 भी साथ साथ चलिएगा, मेरा रिस्क ये है कि शायद ये एसेट एग्जिस्ट। तो मैं एक काम ये करता हूं, मैं सैंपल बेसिस पे कुछ एसेट सेलेक्ट करता हूं और जाके उसके फिजिकल, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखना है ये आइजा 500 हमने पढ़ा हुआ, ये थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर देगा। कैसे हेल्प करेगा? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम दिस एंड इंस्पेक्ट। क्या मतलब? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, इसमें एक एक वर्ड का हमें पता है कि एक एक वर्ड किस चीज की अलामत है। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट, क्या कर लूं? फिजिकल एसेट। आप चाहे तो इंस्पेक्ट के आगे डायरेक्टली का भी वर्ड यूज कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? ये हो गया, ये डन हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा इसका मतलब है मैनेजमेंट ने मुझे एक फिक्स एसेट रजिस्टर दिया होगा, इस फिक्स एसेट रजिस्टर में एसेट्स आ रहे होंगे और मैंने जाके कुछ एसेट्स को सेलेक्ट करा और कंपनी के फैक्ट्री में जाके या कंपनी के हेड ऑफिस में जाके या कंपनी की ब्रांच में जाके वहां पे उस एसेट को फिजिकली देख लिया। ये समझ आता है। लेकिन एक और रिस्क भी है। एक और रिस्क क्या है कि कुछ एसेट ऐसे होंगे जो कि कहां मौजूद होंगे? वेयर हाउस। कहां से यार? कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो कि कंपनी की फैक्ट्री में मौजूद होंगे, कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो कि हेड ऑफिस में मौजूद होंगे। तो यार वो तो इस प्रोसीजर से एड्रेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है मैं एक और काम ये करता हूं, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी छेती छेती, फिजिकल, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल एसेट्स एंड ट्रेस टू फिक्स एसेट। क्या ये बात समझ आती है? तो मैं अगला काम ये करता हूं, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा यार ये वाला एसेट मुझे दिखाओ, क्या ये फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब है रजिस्टर आपका कंप्लीट है। रजिस्टर में जो एसेट आ रहे हैं यार ये दिखाओ फिजिकली, इसका मतलब है रजिस्टर में जो एसेट आ रहे हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, तो ये मैंने प्रोसीजर्स लिख दिए। अच्छा, ये वो प्रोसीजर। अच्छा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जल्दी छेती छेती, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, लेट से सप्लायर की इनवॉइस हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई टाइटल डेट्स हो सकती है, इट कुड बी एनी डॉक्यूमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? ये वो 3 प्रोसीजर हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मसला ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, पहले आपने नहीं पढ़ा। मैं अगेन आपसे रिपीट कर दूं, पहले मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं पहले, और जब ये पढ़ा था आपने कहा कितना आसान है, बस ये एक लाइन है, 2-3 वर्ड चेंज करने हैं, खाली जगह पुर करनी है। द पॉइंट इज आपने उसके बाद कभी इसके एरिया की प्रैक्टिस करी नहीं, या प्रैक्टिस करी भी तो कभी भी पीपी और इन्वेंट्री के अलावा इसको कहीं और अप्लाई करने का सोचा नहीं। कल से अब यही होने जा रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, मैंने राइट्स के प्रोसीजर भी लिख दिए, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स। जहां मैंने ये सारी चीजें लिखी, अब मैं एग्जॉस्ट हो गया, मतलब अब मैं मजीद इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकता। आप सुने मेरी बात, दूसरी टेक्निक कौन सी? IFRS। दूसरी टेक्निक कौन सी है? IFRS का मतलब IFRS, यार सेंस बनता है इस चीज का कि मेरी ओपिनियन क्या होती है। कोई भी चीज इस तरह ना जवाब दे मेरे भाई, ओपिनियन क्या होती है? इन अवर ओपिनियन दीज FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। तो जब मेरी ओपिनियन ये है, अच्छा ऑडिट रिस्क क्या होता था? द रिस्क इज दैट FS में, तो जब मेरा प्लानिंग फेज में IFRS है, जब मेरा ओपिनियन फेज पे IFRS है,
तो परफॉर्मेंस फेज में तो आईएफआरएस के बगैर में कोई प्रोसीजर ड्राफ्ट, मतलब अगर मैंने किसी चीज के ऊपर प्रोसीजर सोचने हैं तो मुझे किसको सामने रखना पड़ेगा, मुझे आईएफआरएस को सामने रखना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, आईएफआरएस। और अगर मैं इसको सामने रखूं, आप सोच नहीं सकते अब मैं कितने मजीद प्रोसीजर लिख सकता हूं। अगर मैं इसको सामने रखूं तो अब आप सोच नहीं सकते कि मैं कितने मजीद ऑडिट प्रोसीजर लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आईएफआरएस को लिखना स्टार्ट करता हूं। यह फिक्स एसेट रजिस्टर है, कुछ ऐसा ही है। इसमें एक हेडिंग आ रही होगी किसकी, आपने बनाया हुआ ये, एक हेडिंग आ रही होगी किसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। फिर एक हेडिंग आ रही होगी किसकी, कैरिंग अमाउंट। ये आपने बनाया हुआ ये FR1 FR2 में आप लोग बनाते होंगे, सही है। अच्छा, मैंने कहा कॉस्ट के अंदर दो तीन चीजें आती थी, एक ओपनिंग आता था, एक एडिशन आता था, एक डिस्पोजल आता था और एक कैरी डाउन आता था। याद आ रहा होगा आपको, डेप्रिसिएशन में भी ऐसा होता था, एक ओपनिंग आता था, एक चार्ज फॉर द ईयर आता था, एक एडजस्टमेंट आती थी और एक कैरी डाउन आता था, और फिर आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाती थी। ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। या अब अगर आप सोचे और अगर आपने सिर्फ इसको प्लॉट कर दिया, इसका मतलब है इस सारी, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहला आ रहा होगा प्लांट एंड मशीन, फिर आपके पास लेट से लैंड एंड बिल्डिंग आ रही होगी, फिर आपके पास लेट से ऑफिस इक्विपमेंट्स आ रही है सर, और इन सबका टोटल यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 100 रुपए जो एफएस में आ रहा है। जो कहाँ पे आ रहा है, तो पहला काम तो साइंस ही ये बनता है कि जो मैनेजमेंट आपको ये फिक्स, अगर ये फिक्स ऐसे रजिस्टर में 150 रुपए लिखा रहा था, क्या आप इसके ऊपर एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? आप मैनेजमेंट के मुंह पे मारते हैं और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई इसको तो मैच ही नहीं कर रहा है, एफएस में तुम 100 रुपए दिखा रहे हो, वहां पे 150 रुपए दिखा रहे हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पहले तो तुम दोनों बैलेंसेस तो मैच करो। क्या यहाँ तक? इसी तरीके से एफएस में सिर्फ एक रिसीवेबल आ रहा होता है 100 रुपए का, लेकिन पीछे सब्सिडी लेजर में हर कस्टमर का एक जीएल आ रहा होगा, और उसका सम और कंट्रोल लेजर का सम दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बच्चों, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब अगर मैंने ये चीज लिखना स्टार्ट करी, अब मैं कहूंगा यार क्या, सुनिएगा मेरी बात को, मैं कह क्या रहा हूं। मैंने कहा मैंने इस प्लांट एंड मशीनरी को पकड़ा और मैनेजमेंट कह रही है मेरे पास 3 प्लांट्स हैं, पहला प्लांट आ रहा होगा उसकी ओपनिंग, दूसरा प्लांट उसकी ओपनिंग, तीसरा प्लांट उसकी, लेट से 3 प्लांट्स हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3, ये कैरी डाउन वैल्यू नहीं। अच्छा, मैंने कहा सबसे पहला तो मेरा रिस्क ये था कि क्या ये प्लांट वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या ये प्लांट वाकई में एग्जिस्ट करता है। मैं कहता हूँ यार जाके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करे, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, डन हो गया। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि चौथा प्लांट भी हो, तो चूंकि चौथा प्लांट यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे जितनी सैंपलिंग कर लूं वो तो कभी सैंपल सेलेक्ट होगा ही नहीं। तो ऐसा करता हूँ, घूमता हूँ, कोई प्लांट दिख जाता है, चेक करता हूँ और उसको कहता हूँ क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहा है कि नहीं। ये मेरी कंप्लीटनेस। मैंने कहा प्लांट तो आ रहा है, लेकिन क्या ये प्लांट इनका है भी कि नहीं, तो मैं इनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इनवॉइस वगैरह देख ली, एग्रीमेंट्स वगैरह देख ली। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन ये तीनों प्रोसीजर से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि जो प्लांट है इसकी कैरिंग वैल्यू लेट से 40 रुपए आ रही है, क्या ये 40 रुपए सही भी है कि नहीं। तो आप ये सोच, इसका मतलब मैं कौन सी एसेशन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। तो सेंस बनता है फाइनेंशियल में जो भी चीज आ रही होगी उसकी वैल्यूएशन किसके हिसाब से हो रही होगी। अगली टेक्निक आपको आईएफआरएस ने लाजमी हेल्प करनी है मेरे भाई, अगली टेक्निक आपको आईएफआरएस ने, तो आईएफआरएस से जब हेल्प करनी है तो मैं कहता हूँ यार ये 40 रुपए आ रहा है और लेट से यहाँ पे 50 रुपए आ रहा है और यहाँ पे 10 रुपए आ रहा है, ये 40 का नंबर बना कैसे होगा। ये सारे पुर करने पड़ेंगे तब तो 40। इसका मतलब है लेट से हमारे पास ओपनिंग आ रहे थे एसेट 100 रुपए के, इस साल एडिशन हुई कितने की, 30 रुपए की, इस साल डिस्पोजल हुई हमारे पास लेट से कितने रुपए की, तो हमारी कॉस्ट का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 70 रुपए। ठीक है, ओपनिंग डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना था, लेट से 30 रुपए का था, मजीद चार्ज कितने का आया, 20 रुपए का आया, एडजस्टमेंट कितने की हुई, 10 रुपए की, तो कैरिंग अमाउंट मेरी कितनी बनती है, लेट से 40 रुपए की। मैं ये कहता हूं यार कितना आसान है अगर मैं एक एक करके इन सब पे प्रोसीजर परफॉर्म कर लूं तो मेरी वैल्यूएशन वेरीफाई होती रहेगी।
कितना आसान है कि मैं अगर एक एक करके इनके ऊपर क्या परफॉर्म कर लूं, प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूं। तो कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करूं, ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, ये फिक्स एसेट रजिस्टर है 31 दिसंबर 2021 का। ये जो ओपनिंग है इसको मैं कहां से मैच कर सकता हूं मेरे भाई, मैं लास्ट ईयर के, जबरदस्त, इसका मतलब समझ रहे हैं, क्लोजिंग को मैच करा, नहीं क्लोजिंग को मैच करा, क्लोजिंग पिछले साल से कैसे मैच होगा भाई, क्लोजिंग को मैच करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ट्रायल बैलेंस से, जीएल से, और ओपनिंग के जो नंबर आ रहे हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसको कहां से मैच कर लिया, लास्ट ईयर के ऑडिटेड। कि अगर आपने पिछला बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड से ही नहीं किया तो इस साल का जो कैरी डाउन बैलेंस है, बहुत ही गलत हो जाएगा। कितना आप सोचे आप कितने आराम से लिख सकते हैं, आपने कहा ये दो तो मुक गए एक प्रोसीजर से। कौन सा, पिछले साल को, पिछले साल के कैरी डाउन को इस साल के ओपनिंग से आप मैच करें। बच्चों यहां तक बात समझ आती है, डन हो गया, तो ये प्रोसीजर हो गया। अगली चीज क्या आ रही है, एडिशन। मैं कहता हूं कोई मसला ही नहीं है, मैं कहता हूं कोई क्यों मसला नहीं है, मैं अच्छा वैल्यूएशन में मैंने एक काम क्या लिख दिया, ओपनिंग को कंपेयर कर लिया किससे, लास्ट ईयर के ऑडिटेड। मुझे प्रोसेस समझ आता है, सेंस बनता है इसका, तो ये दो मुका दिए मैंने। अच्छा अगली चीज क्या आ रही है, एडिशन। इस साल कितने रुपए की एडिशन हुई है, तो मैं एक काम ये करता हूं, मैनेजमेंट से एडिशंस की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो तब लेंगे जब सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग तब करूंगा जब मेरे पास पूरे साल की एडिशंस की फिक्स एसेट। इसमें सिर्फ 30 रुपए लिखा है, 30 रुपए का ब्रेकअप क्या है भाई, तो भाई मुझे 30 रुपए का क्या लेना पड़ेगा एक, तो मैं एक काम ये करता हूं, ऑब्टेन करता हूं, क्या ऑब्टेन करता हूं, एडिशंस के, एडिशंस फॉर द ईयर का स्केड्यूल ले लेता हूं, सिंपल सी बात है। और चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि मैनेजमेंट जब आपको स्केड्यूल देगी, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मेरे भाई, उस स्केड्यूल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो स्केड्यूल का बैलेंस आ रहा है, क्या वो इस 30 रुपए से, अगला सेंस बनता है इस चीज का। आप एक कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं, कंपनी कहती है इस साल मेरी 30 रुपए की एडिशन हुई, आप कहेंगे 30 रुपए की डिटेल दे, कौन कौन से एसेट्स आपने लिए, मैनेजर आपको डिटेल देगी एक, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि क्या ये वाकई में 30 रुपए लिखे नहीं आ रहे, मैं आप कहेंगे भाई मुझे बता दे, फिक्स एफएस में 40 रुपए लेके जा रहे हो, फिक्स एसेट में 30 रुपए है, एडिशन मुझे 50 रुपए की दे रहे हो, चीजें आपस में तुम्हारी मैच नहीं कर रही। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई, तो मैंने ऑब्टेन कर लिया, और लेट से एक और प्रोसीजर मैंने लिख दिया कि इसको मैंने मैच कर लिया किससे, फिक्स एसेट कि यहाँ पे जो एडिशंस की मैनेजमेंट ने मुझे स्केड्यूल दिया इसका टोटल भी कितना आना चाहिए, 30, और फिक्स एसेट में कितना आ रहा है, 30 रुपए। ये प्रोसेस समझ आता है। अब आपके पास इस साल एडिशंस की डिटेल आ चुकी है, आपके पास इस साल एडिशंस की। अगला काम क्या करूं मेरे भाई, जल्दी छेती अगला काम क्या करूं, प्यारे बच्चों वापस से आपको आइजा 500 ने हेल्प करना है, जल्दी बताएं प्रोसीजर, आइजा 500 ने हेल्प करना है, जल्दी बताएं प्रोसीजर, छेती मैनेजमेंट कह रही है ये एडिशन हुई है, बताएं प्रोसीजर। इस एडिशन में से सैंपल सेलेक्ट कर लूं, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशंस जो ऊपर मिला है आपको, एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। और आपने सप्लायर के इनवॉइस वगैरह देख ली। यार मेरे भाई आप दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट ना करें, आप जितना अच्छा मुझे सुन सकते हैं ना आप सुन रहे हैं, आप समझ आ रही है, जितना अच्छा आप मुझे सुन सकते हैं ये इससे ज्यादा अच्छे किताब में लिखे हैं, और किताब में इससे ज्यादा लिखे हैं, सही है, जितना सुन सकते हो मेरे भाई फायदा उसमें, सही है, मैं नोट करने का टाइम भी दूंगा। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, सेम चीज एडिशन हो गया। अच्छा एडिशन सुनिएगा मेरे भाई, बिल्कुल तुम रेडी रहना, मैनेजमेंट ने आपको इनवॉइस दिखाई, और इनवॉइस में वाकई में एक 30 रुपए की लेट से एक ही एडिशन हुई, और कितने रुपए की हुई, तो इस सप्लायर इनवॉइस में आप क्या चेक करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताते हैं, अमाउंट। जहां आपने अमाउंट देखी, आपने कहा हाँ जी ये तो बिल्कुल सही, 30 रुपए का नंबर आ रहा है, बिल्कुल
सही आ रहा है, इसको भी कट कर, हो गया वेरीफाइड। हालांकि एक दो क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा हौसला रखिएगा, सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा यार सेम चीज किसके लिए काम कर सकता हूं, क्योंकि अगर 60 की जगह 70 की डिस्पोजल है या 70 की जगह 50 की डिस्पोजल है, तो ये 100 रुपए का नंबर या तो 110 हो जाएगा, या तो इसकी वैल्यूएशन डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, यहां पे जो डिस्पोजल की अमाउंट आ रही होगी वो तो कॉस्ट की आ रही होगी, और यहां जो इट मींस ये सेल्स इनवॉइस तो नहीं दिख रहा होगा। जब आपने एक चीज को सेल करी तो आप ये थोड़ी बताओगे मैंने 100 रुपए का खरीदा था, 40 रुपए की डेप्रिसिएशन कर चुका हूं, मेरी बुक में कैरी वैल्यू इतनी आ रही है, मैं आपको इतने का बेच रहा हूं, ये तो आपने नहीं। इट मींस सेल्स इनवॉइस से ये अमाउंट वेरीफाई नहीं होने, बिकॉज जब मैंने 4 साल पहले खरीदा था तब की कॉस्ट होगी। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है। डिस्पोजल को थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो देख लो होल्ड पे रख रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्पोजल को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, होल्ड पे रख रहा हूं। अच्छा, इसको भी होल्ड पे रख, डन हो गया, सही। लेट से डिस्पोजल कोई है नहीं, तो इसका मतलब है ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, कैरिंग अमाउंट मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। एक चीज दो वेरिएबल से बनती है, दोनों वेरिएबल को वेरीफाई करना जरूरी है। डन हो गया भाई। अच्छा, फिर मैं आया किसके ऊपर, इसके ऊपर तो काम कर लिया था, क्या काम किया था, लास्ट ईयर के ऑडिटेड, जबरदस्त। फिर मैं कहता हूं इस साल डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना है, मैं थोड़ा सा आईएफआरएस को रिकॉल करूंगा, मैं कहूंगा एक डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है किससे, यूजफुल लाइफ से। मेरी बात समझिएगा, मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस्ट, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, यूजफुल लाइफ, ऐसा ही है। और कोई ना कोई मेथड होगा, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। इट मींस अगर मैनेजमेंट आपसे कहती है मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो टेक्निकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्या ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, डन। क्या वेरीफाई करनी है, यूजफुल लाइफ में क्या इन्वॉल्व होती है, एस्टिमेट्स। तो बस आप सिर्फ एक प्रोसीजर लिख देंगे कि क्या यूजफुल लाइफ में जो मैनेजमेंट ने एजम्पशन ली है, क्या वो एजम्पशन रीजनेबल, मैनेजमेंट कहती है मेरा ये एसेट 5 साल चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट की एजम्पशन, इसको वेरीफाई करने के मजीद 3 तरीके हैं कि कैसे आपने वेरीफाई करा कि यूजफुल लाइफ की एजम्पशन रीजनेबल है, इसको आपने कैसे वेरीफाई करा, इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एसेट इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा होगा, आप कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे होंगे, तो आप इसकी यूजफुल लाइफ को मार्केट की यूजफुल लाइफ से क्या कर सकते हैं। जब मैं एसएसजीसी का ऑडिट करता हूं तो उनके पास सबसे बड़ा फिक्स एसेट का पाइपलाइन आ रही होती है, मैं उसकी यूजफुल लाइफ को एसएनजेपीएल की यूजफुल लाइफ से कंपेयर कर लेता हूं कि दोनों सेम है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पीआईए का ऑडिट कर रहा हूं तो पीआईए के जो प्लेन की यूजफुल लाइफ होती है उसको मैं एयर ब्लू, शाहीन एयरलाइन, इनके प्लेन की यूजफुल लाइफ से कंपेयर कर लेता हूं, एमिरेट्स की, कतर की एयरलाइन से कंपेयर कर लेता हूं। क्या ये बात समझ आती है। तो पहला प्रोसीजर में किससे कंपेयर कर सकता हूं, मैं आई लिख रहा हूं, क्या मतलब, मैं इंडस्ट्री से। दूसरा, अगर ये एसेट पास्ट में कभी खरीदा गया है तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या वाकई में पास्ट में आपने इसको 5 साल चलाया भी है कि नहीं चलाया। अगर ये प्लांट फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं एक प्लांट लूंगा, 5 साल चलाऊंगा, 5 साल बाद नया प्लांट लूंगा, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी तो 25 साल पहले से बनी हुई है, तो इससे पहले आपने 4 बार प्लांट लिए होंगे, तो मैं उस प्लांट की यूजफुल लाइफ को यहां से कंपेयर कर लूंगा कि जी क्या वाकई में मैनेजमेंट जो कहती है इसकी इकोनॉमिक लाइफ तो 15 साल है, लेकिन मैनेजमेंट की इंटेंशन ये कि मैं इसको कितने साल चलाऊंगी, 5 साल चलाऊंगी, क्या ये मैनेजमेंट की एजम्पशन रीजनेबल है। तो चूंकि एजम्पशन है तो मैं इसको पास्ट से भी कंपेयर कर सकता हूँ, और इसको कहता है रेट्रोस्पेक्टिव, कि जी क्या पुराने जो एसेट लिए थे क्या उसको भी 5 साल चलाया था कि नहीं चलाया था। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों। अच्छा बच्चों, तीसरी चीज ये हो गया, यूजफुल लाइफ हो गया, क्या बचा, डेप्रिसिएशन का कोई ना कोई मेथड हो। बस सिर्फ इतना लिख दें, क्या डेप्रिसिएशन मेथड एप्रोप्रिएट है, बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना। और हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग हो या आउटपुट मेथड हो, ये मेथड डिपेंड किस में करता है, इकोनॉमिक के इस प्लांट की, इस प्लांट से आपने इकोनॉमिक बेनिफिट क्या, हर साल इक्वल लेने हैं तो स्ट्रेट लाइन करता है, हर साल इससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिमिनिश होंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब है आप ये लिख देंगे मेथड एप्रोप्रिएट है, मतलब इज इट कंसिस्टेंट विद द
जबरदस्त, ये एक वर्ड लिखिए, वर्ड कहाँ से मिला मुझे? IFRS से मिला। इज इट कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक? बच्चों यहाँ तक बात समझ, कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा हो गया कि सिर्फ ये जो FR1 FR2 में पढ़ा था हमने, आपसे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का नहीं कह रहा हूँ, इतना तो पता है ना यार कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो हम सबको पता है। तो सिर्फ इस चीज को मैं, बच्चों ये वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गए। अगला काम अब मैं लिखूंगा कि मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर सकता हूं? रिकैलकुलेट कर सकता हूं। अब मेरा जमीर इस चीज की इजाजत देगा कि कॉस्ट को भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लिया, यूजफुल लाइफ को भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लिया, मेथड को भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लिया। अब मैं कहूंगा 100 रुपए को मल्टीप्लाई करें 5 साल से, मल्टीप्लाई करें इससे, तो क्या ये वाकई में मेरा इतना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है कि नहीं बनता? ये वैल्यूएशन, खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करें, ये सारे प्रोसीजर में कहां लिख रहा हूं ये वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर दें तो एसिड की एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, एसिड की कंप्लीटनेस पे ये कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि इस एसिड के ऊपर आपका राइट नहीं है। किस चीज से मसला आएगा? अगर मैं स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस तो मेरा एसिड गायब हो जाएगा क्या? 1 से 2 हो जाएंगे क्या? मेरा राइट खत्म हो जाएगा क्या? मसला होगा? बच्चों यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है हम सारे यहां तक? अब मैं आपको अब मेरी बात सुनेगा, कितनी टेक्निक अप्लाई करी? सिर्फ 2 टेक्निक अप्लाई करी, कितने प्रोसीजर? मैं ये प्रोसीजर आपसे रीड भी करवा सकता था, मैं एक एक प्रोसीजर यहाँ पे टेक्निक को सामने रख के लिखवाऊंगा ताकि आपको जिंदगी भर याद हो, और जब डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और आसानी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट, उसको सुकून से बैठ के नोट, लेकिन नोट करने से पहले मेरी गुजारिश आपसे ये कि आप उसको एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें और फिर देख लें आप क्या गलती कर रहे हैं। ये एक बार जल्दी से कर लें बच्चों। जी मेरे भाई। चले बच्चों आ जाए। बच्चों अब ये सब कुछ लिखने के बाद मेरी बात सुना, अब आपको समझ आ रही है कि जो 100 रुपए है, जो 100 रुपए है तो 150 रुपए कॉस्ट होंगे, 50 रुपए डेप्रिसिएशन होगी, तब जाके 100 रुपए बना होगा। तो पहले कॉस्ट पे काम कर लेता हूँ, फिर डेप्रिसिएशन पे काम कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट करूंगा तो 100 का नंबर। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैंने कितना कुछ लिख दिया, कोई 10% लिख चुका हूं मैं, सही है। मैं इतना कुछ लिखने के बाद भी पीपी के प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ, इतना कुछ लिखने के बाद भी पीपी के प्रोसीजर खत्म क्यों खत्म नहीं हुए? मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रख रहा हूं, और एग्जांपल का नाम है, मैंने अब तक तो ये लिख दिया कॉस्ट डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट। मैं एक चीज भूल रहा हूं कि पीपी की एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। कॉस्ट मॉडल, और अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर तो रीवैल्यूएशन जब होगी तो कौन एंगेज होता है? बस जबरदस्त। अगली जो मेरे पास टेक्निक है प्यारे बच्चों, वो या तो आइजा 500 है या आइजा 620 है, और इसके स्टैंडर्ड, इसके ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जब ये पढ़ लिया तो इसका मतलब है मैं बड़े आराम से एक काम कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। क्या काम कर सकता हूँ? मैं एक्सपर्ट के प्रोसीजर मेंशन कर सकता हूँ। वो एक्सपर्ट के प्रोसीजर है क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा सबसे पहला प्रोसीजर ये होगा कि मैं इवेल्युएट करूंगा, जल्दी छेती छेती, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिटर एक्सपर्ट। मैं लिखता हूं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उसके बाद मैंने अगला प्रोसीजर लिखा, इवेल्युएट दी, जबरदस्त जबरदस्त, इवेल्युएट दी एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। और उसके कैसे इवेल्युएट करता था? क्या उसका फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट एंड, मैं प्रिसाइज लिख रहा हूं, तो क्या उसके फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट एंड जिस एजम्पशन के ऊपर उसने काम किया है क्या वो एजम्पशन रीजनेबल है, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है क्या वो डेटा कंप्लीट एंड, ये सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के मुझे समझ नहीं आता। मैं एक और क्वेश्चन लिख सकता हूं, मैं एंगेज, जल्दी जल्दी जल्दी, आवर ओन ऑडिटर एक्सपर्ट, दैट्स इट। तो इसका मतलब है अगर सवाल में आ जाए, क्या आ जाए? रिवर्शन मॉडल, तो आइजा 620 पढ़ लिया है, आइजा 500 पढ़ लिया, वो एक्सपर्ट के प्रोसीजर आपको हेल्प करेंगे। क्या यहां तक बात समझ? इसका मतलब है मैंने कितने मजीद प्रोसीजर और लिख दिए? 1
2 3 4 5। अगर सवाल में आ जाए क्या है, जल्दी से बता दें क्या है। अगर पेपर में सवाल आ जाए ड्यूरिंग दैट कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल किया है, आपने ना एक्जिस्टेंस का प्रोसीजर लिखना है, ना आपने कंप्लीटनेस का लिखना है, आपने ना डेप्रिसिएशन का लिखना है, ना आपने एडिशन का लिखना है, आपने यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गया? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? तो सिर्फ टेक्निक अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोसीजर हमारे पास बनते रहेंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर किसके? एग्जिस्टेंस की लिखे मैंने, कंप्लीटनेस किस चीज के? तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। डन हो गया? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निक अप्लाई करेंगे, बोर्ड भर जाएगा, प्रोसीजर खत्म। और इसके अंदर बहुत बारीकी है, मैं आऊंगा उसके ऊपर, बारीकी पे तो अभी आया नहीं, अभी तो सिर्फ सोचने की सलाहियत को बढ़ा रहा हूँ। सही है? अच्छा, अगली चीज मैंने कहा सर ये तो हो गया, ये क्या है? फिक्स एसेट। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये IAS 16 के हिसाब से तो कवर्ड हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर तो एक और चीज भी आती है। अब मैं जब IFRS सोचूंगा तो मैं कहूंगा एक और चीज आएगी, इसका नाम क्या होगा? इम्पेयरमेंट। एक और चीज आ रही होगी, इसका नाम क्या होगा? तो इम्पेयरमेंट के आपके अपने प्रोसीजर की कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए आपको सारी टेक्निक बता रहा हूं कि क्या आपके प्रोसीजर कंप्लीट है या नहीं। मैं उसकी तब जब मुझे ये पता चल जाएगा कि यार, तो इसका मतलब है पेपर में जैसा भी सवाल आ जाएगा मैं बड़े आराम से इंशाल्लाह कर सकता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, बिल्कुल रेडी रहना है, एक्टिव रहना है। मैं कहूंगा यार इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर तो लिखे ही नहीं है, एसेट इंपेयर्ड है या नहीं, एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मसला नहीं, किस चीज का मसला है? प्यारे बच्चों, एक आइजा जो कि इंशाल्लाह फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, एस्टिमेट्स। एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली। स्टडी टेक्स्ट में भी अगर आप वैल्यूएशन के प्रोसीजर देखेंगे तो उसने एस्टिमेट्स के प्रोसीजर्स को कॉपी पेस्ट किया हुआ। यहां बात समझ आ रही है? एक स्टैंडर्ड है हमारा आइजा 540 जो कि कहता है ऑडिटिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है ऑडिटिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चूंकि एस्टिमेट्स में अजम्पशन इन्वॉल्व होती है, सही, और एस्टिमेट्स में कंपनी एरर और फ्रॉड भी कर सकती है, तो आइजा ने एक गाइडेंस प्रोवाइड करी है कि एस्टिमेट्स में आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। वो प्रोसीजर क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला काम, आपने मैनेजमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग। इंपेयरमेंट करना किसकी जिम्मेदारी? तो भाई पहले तो आपने मैनेजमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और ये इंश्योर करना है कि इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। यहां पे कौन सा IFRS एलिमेंट हो जाएगा? बस आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला काम आपने किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? अच्छा, मैं पहले पॉइंट लिख रहा हूं, फिर एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा काम, आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसको यहां पे होल्ड रख रहा हूं बिकॉज ये हमारी आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। तीसरी चीज, मैंने ये चेक करना है कि क्या एजम्पशंस रीजनेबल है। और चौथी चीज, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूं। किसके प्रोसीजर? सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर। मैं इनको एक एक करके समझाता हूं आपसे। कतर में ऑडिट करने गया, वहां पे एक कंपनी थी जो कि चॉकलेट सेल करती थी, सही है, जितने ब्रांड थे ना वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर राइट था उसके पास, वो चॉकलेट सेल करती। अब चॉकलेट उनकी इन्वेंट्री थी, पीपी पढ़ा रहा हूं लेकिन इन्वेंट्री से भी अलाइंड है, तो इन्वेंट्री चॉकलेट क्या थी उनकी? अब आप सोचे, ये चॉकलेट एक्सपायर्ड, जबरदस्त, मतलब अगर इसके ऊपर कोई इंपेयरमेंट आपने रिकॉर्ड करनी है तो मैनेजमेंट ये इंपेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगी? तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, हमने कहा मैनेजमेंट का, भाई मैंने कहा आप बताएं ना, आप कैसे ये डिटरमाइन करते हैं कि चॉकलेट एक्सपायर्ड हुई है कि नहीं? तो उसने कहा भाई हम एक्सपायरी डेट के बेसिस पे करते हैं मैनेजमेंट का प्रोसेस। हम किस बेसिस पे करते हैं? जितनी करीब करीब एक्सपायरी आ रही होगी उतनी ज्यादा मैं इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करूंगा। वो जो अक्सर आपके खानदान वाले चॉकलेटें लेके आते हैं ना, तो वो खुदा का वास्ता उसमें एक्सपायरी चेक, बिकॉज सस्ती तो मिल रही होती है, और सस्ती इसीलिए मिल रही होती है कि वह क्या होने वाली होती है, वो अगर भाई आप इम्तियाज टेस्ट वगैरह जाएं तो आपको लिखेगा एक के साथ दूसरी फ्री, तो वो जो एक है वो भी एक्सपायर्ड होने वाली है और जो दूसरी है वो भी। तो आप जो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त चीज खरीद के आ गया मैं, उसकी एक्सपायरी आप
आप लाजमी देख लीजिएगा, और ये होता है इसी वजह से वो लोग क्या दे रहे होते हैं। तो जी जब तक मुझे मैनेजमेंट का प्रोसेस ही नहीं पता होगा, मैं कभी भी ये इंश्योर ही नहीं कर सकूंगा कि क्या ये इम्पेयरमेंट सही भी है या फिर गलत है। पहला काम मैनेजमेंट का प्रोसेस। दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसको होल्ड पर है। ये जो एजम्पशन है, इम्पेयरमेंट अगर आपने करनी है तो क्या इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एजम्पशंस। तो तीसरा काम आपका ये होगा कि आपने ये चेक करना है कि क्या एजम्पशन रीजनेबल है भी या नहीं। क्या यहां तक बात, यार एक सेकंड देना, माइक आ रहा है, फिर उसको पास स्टॉप करते हैं। यार एक्सपायरी डेट से 3 महीने पहले है तो 25% प्रोविजन करेंगे, 2 महीने पहले तो 50% प्रोविजन करेंगे, 1 महीना पहले तो 75, जहां एक्सपायर्ड हो गया तो ये जो एक्सपायरी डेट के परसेंटेज आ रही है और जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये क्या इन्वॉल्व हो रही है, ये एजम्पशन है। ये एजम्पशन क्या होनी चाहिए, ये एजम्पशन रीजनेबल होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट आपसे कहे स्टॉक एक्सपायर होगा तभी मैं इम्पेयर करूंगा, आप कहेंगे यानी आपकी एजम्पशन रीजनेबल नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है। तो तीसरा मेरा काम होता है कि मैंने एजम्पशन की रीजनेबल चेक करनी होती है। और चौथा काम सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर। कंपनी के पास 100 चॉकलेटें पड़ी हुई हैं ईयर एंड पे। कंपनी कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है ईयर एंड के बाद, हाँ जी, ईयर एंड के बाद से 20 एक्सपायर्ड होंगी, 80 एक्सपायर्ड बाकी बिक जाएंगी। 80 एक्सपायर्ड नहीं होंगी, 80 सेल हो जाएंगी, 20 एक्सपायर्ड हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, आप 31 दिसंबर का ऑडिट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे जनवरी का स्टेटस दो मुझे। जनवरी में 100 में से कितनी सेल हो गई, नहीं भी। आप मुझे फरवरी 2022, हाँ फरवरी 2022 का स्टेटस दो, कितनी सेल हुई है, कितनी सेल हुई, कितनी इनमें से एक्सपायर्ड हो गई है। तो इसका मतलब है आप सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर पर, तभी अगर आपने IAS 10 पढ़ा हो तो अगर बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंट्री आपकी नहीं बिक रही तो आप इन्वेंट्री को ईयर एंड पे क्या कर रहे होते हो, इम्पेयर कर रहे होते हो, एडजस्ट कर रहे हो। तो क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आइजा 540 एस्टिमेट्स के प्रोसीजर है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा, कहां अप्लाई करूंगा, इम्पेयरमेंट पर। तो पहला प्रोसीजर मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा। क्या प्रोसेस समझूंगा कि भाई आप बताएं आपका क्या प्रोसेस है, आप इम्पेयरमेंट, आप एसेट को किस तरीके से इम्पेयर करते हो, इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कौन सा IFRS। दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल होल्ड पर रखा हुआ है। तीसरा मैनेजमेंट से मैं कहूंगा क्या आपकी, मुझे बताएं इम्पेयरमेंट में मेरे भाई क्या एजम्पशन यूज होती है, जल्दी इम्पेयरमेंट में क्या एजम्पशन यूज होती है मेरे भाई, आप इम्पेयरमेंट में क्या एजम्पशन यूज होती है बच्चों, मेरे भाई सर, आप गोविंद, इम्पेयरमेंट में क्या एजम्पशन यूज होती है। अब एक प्लांट की इम्पेयरमेंट में क्या एजम्पशन यूज होगी यार, मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, वैल्यू इन यूज किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर कैश, उसको क्या करना पड़ेगा, बस ये 2 वर्ड लिख दीजिएगा, ये 2। कौन सी एजम्पशन, फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट। क्या ये एजम्पशन कंपनी की रीजनेबल है क्या, बिकॉज फ्यूचर कैश फ्लो का नंबर गलत हो गया, डिस्काउंट रेट गलत कर दिया, तो मेरी कैरिंग अमाउंट या वैल्यू इन यूज क्या निकल जाएगी, जब वो गलत निकल जाएगी तो इम्पेयरमेंट की अमाउंट गलत वैल्यू हो जाएगी। तो उसको ये ना, जिस जगह एस्टिमेट, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पे ये 4 प्रोसीजर आपने लाजमी लिखना है। ये 4 प्रोसीजर मैं नहीं कह रहा, ये आइजा 540 कहता है कि 4 प्रोसीजर आपने लाजमी करना है। मैनेजमेंट कहती है फ्यूचर कैश फ्लोस अगले 1 साल 100 रुपए आ जाएंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर 3 महीने तो गुजर चुके, क्या 25 रुपए का कैश आया भी है कि नहीं आया। आप कह रहे थे कि प्लांट से इतना माल बिक जाएगा, इतनी क्वांटिटी बिक जाएगी पूरे साल में, तो यार 3 महीने तो गुजर चुके हैं, क्या वाकई में इतना माल बिका भी है कि नहीं बिका। क्या यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है मेरे भाई साहब। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस चीज के ऊपर लाजमी रखेगा। ये प्रोसीजर है तो स्टैंडर्ड, लेकिन ये जैसे जैसे मेरा PP इन्वेंट्री में चेंज हो जाएगा, ये मेरा नंबर, ये प्रोसीजर मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज। समझ आती है बात कैसे। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा, एंड इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एजम्पशन। क्या इन्वेंट्री में फ्यूचर कैश फ्लो कोई एजम्पशन होती है, क्या इन्वेंट्री में डिस्काउंट रेट होता है, क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस। और इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर क्या होगा,
मैं चेक कर लूंगा सब्सिक्वेंटली इन्वेंट्री कितने की बिकी है, बिकी भी है कि नहीं बिकी सबसे। तो ये कहने को तो जर्नल आपको लग रहा है, जर्नल नहीं है। जैसे जैसे आपका एरिया चेंज होता रहेगा, ये इसमें एजम्पशन का वर्ड चेंज होता रहेगा, ऊपर आईएफआरएस का वर्ड चेंज होता रहेगा, और सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर चेंज होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमने पढ़ लिया किस चीज के प्रोसीजर, बिकॉज इम्पेयरमेंट में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट यूज होती है। यहाँ पे मैं आइजा 540 की मदद ले सकता हूँ। जिन एरिया में सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स यूज होगी, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, खुदा का वास्ता है, इन्वेंट्री के प्रोसीजर इस टेक्निक को अप्लाई करके आपने मुझसे खुद से लिखना है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड वैल्यूएशन, इन चार के प्रोसीजर आपने खुद से लिखना है बच्चों, और खुद से लिख सकते हैं। जल्दी छेती छेती 10 मिनट आपको पास। सबसे पहले क्या लिखा आपने? सबसे पहले एजर्शंस लिख दी आपने। कहा इन्वेंट्री पे काम करना है, तो इन्वेंट्री का तो रजिस्टर, ऑब्टेन दी इन्वेंट्री रजिस्टर एज एट दिसंबर 31 करके आपने एक चीज लिखी। आपने कहा पहली एजर्शन, तो आपने कहा ऐसा 500 मुझे हेल्प करेगा, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एट द वेयर हाउस। आपने कहा ऐसा भी तो हो सकता है वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई हो और वो यहाँ पे नहीं आ रही। तो आपने कहा कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस के लिए आपने कहा सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम वेयर हाउस, और उसको ये पढ़ चुके हैं पहले जब हमने ओवरव्यू दिया था। फिर आपने कहा क्या ये इन्वेंट्री मैंने खरीदी भी है, मतलब ये मेरे नाम पे है भी कि नहीं, तो सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर और इंस्पेक्ट दी ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस। फिर आपने कहा वैल्यूएशन, सुनिएगा मैंने, फिर आपने क्या कहा? आपने कहा वैल्यूएशन तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है लोअर ऑफ कॉस्ट, और तो जब मैंने सप्लायर की इनवॉइस देखी तो मैं अमाउंट भी देख लूंगा तो कॉस्ट तो वेरीफाई हो जाएगी। जब मैंने क्या देखा तो कॉस्ट तो वेरीफाई हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन इंपेयरमेंट के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें जब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या हेल्प करेगा मुझे? मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा कि भाई आप बताएं आप कैसे इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और मैं ये इंश्योर करूंगा इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ। मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल होल्ड पे रखा हुआ है। तीसरी चीज एजम्पशन, फ्यूचर कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट नहीं भाई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल्स। में इसको सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर, हाँ जी, मैं सब्सिक्वेंट सेल्स चेक कर लूंगा कि इन्वेंट्री कितने रुपए की सेल। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो अगर टेक्निक होगी, इन्वेंट्री पढ़ाया नहीं है मैंने, इन्वेंट्री पढ़ा, सुने मेरी बात को, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर टेक्निक की एप्लीकेशन आप सीख जाएंगे, आप अपने प्रोसीजर्स की कंप्लीटनेस इंश्योर कर लेंगे कि क्या आपने सारे के सारे प्रोसीजर मेंशन कर लिए कि नहीं कर लिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेपर में सवाल आ जाए इन्वेंट्री, आप तो ऑयल एंड गैस का ऑडिट कर रहे हैं, और ऑयल एंड गैस का जब ऑडिट कर रहे हैं तो इन्वेंट्री तो गैस के रिजर्व्स वगैरह है, बस कोई मसला नहीं। टेक्निक आपने अप्लाई करी एक्सपर्ट के भाई, जो एक्सपर्ट एंगेज हुआ है उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस को इवेल्युएट कर लूंगा। दूसरा काम, मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा कि क्या उसका काम एडिक्वेट, क्या मतलब जो भी उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलिवेंट है, जो एजम्पशंस उसकी है क्या वो रीजनेबल है, और जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है। तो फिर कोई टेंशन, जितना वो आपको घुमा दे प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री के प्रोसीजर अगर आप स्ट्रेट टेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे। मेरा हैंडआउट भी देखेंगे उसमें भी एक्सपर्ट वाले प्रोसीजर नहीं लिखे होंगे, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप मेरी किताब देखेंगे तो उससे पहले टेक्निक का कॉलम आ रहा होगा। टेक्निक एक बार अगर आप समझ गए तो वो जितना घुमा ले आपको, आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं इसी के ऊपर वापस आ रहा हूं। ये सारे प्रोसीजर हमने यहां लिख दिए। कुछ प्रोसीजर मुझे कहां हेल्प मिलेंगे प्यारे बच्चों? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 500 या 620, और अगर मेरे पास इंपेयरमेंट है, इंपेयरमेंट तो लाजमी होती है। पॉलिसी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल ये शायद बताया हो ना बताया हो, लेकिन इंपेयरमेंट तो जब इंपेयरमेंट लाजमी होगी तो प्यारे बच्चों आइजा 540 के प्रोसीजर तो आपको हेल्प करेंगे। क्या यहां तक बात? अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बड़ी टेक्निकल डिस्कशन करने जा रहा हूं, खुदा का वास्ता है 10 मिनट आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, सही है? सुनिएगा मेरी बात। क्या करा? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी जल्दी जल्दी, फिक्स एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट दी। प्यारे बच्चों ये गलत प्रोसीजर, ये क्या है? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होगा,
क्या मतलब इसका? सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। मेरे भाई क्यों? हाँ जी, ये खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करेगा, जब भी आप एसेट के राइट्स को वेरीफाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे? सैंपल कहां से सेलेक्ट करेंगे? आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग कहां से होगी? एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब इसका एडिशन ड्यूरिंग द ईयर होगी? समझने की कोशिश करें। एक एसेट अगर 4 साल पहले मैंने खरीदा है, जब आप फिक्स एसेट रजिस्टर से सैंपल सेलेक्ट करेंगे, सुनिएगा, फिक्स एसेट से मतलब मैं यहां से सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं, जो टोटल कैरिंग अमाउंट आ रही है 100 रुपए की, अगर मैं यहां से सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसमें से कुछ सैंपल तो ऐसे होंगे जो 3 साल पहले, देखो फिक्स एसेट तो एसेट पे बनता है। जब एसेट का मतलब है कि 1947 में भी कंपनी बनी है तो आज की सारी पोजीशन बता रहा होगा, तो कुछ सैंपल तो ऐसे हो जाएंगे पिछले साल एक्वायर होंगे, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल। तो एक मसला आ गया, उसको तो आप ऑलरेडी उन सालों में वेरीफाई, अगर लेट से आपके टोटल सैंपल 10 बनते हैं और 10 में से ओल्ड सैंपल कितने आ गए? 8, और इस साल के सैंपल कितने आ गए? सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब है आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया। ये खुदा का वास्ता है, बड़ा टेक्निकल नहीं, आई कैप यहाँ घुमा देता है आपको। ये लिखेगा राइट्स एजर्शन में और आगे लिखेगा सैंपल कहां से सेलेक्ट हुए? फिक्स एसेट रजिस्टर से, और मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए। आप कहेंगे यार बिल्कुल सही, आपको समझ ही नहीं आएगा मसला हुआ कि आपके साथ क्यों? प्यारे बच्चों, इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जब भी आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई करेंगे, वो एसेट जो कि पिछले साल एक्वायर्ड हो चुके हैं, वो एसेट उसको तो आप ऑलरेडी पिछले सालों में वेरीफाई, जब ऑलरेडी आप उसको पिछले सालों में वेरीफाई कर चुके हैं तो इस बार आपने सैंपल वो सेलेक्ट करने जो इस साल खरीदे गए। अगर आप आईक्यू को ऑडिट करने आएंगे, सही है, आपने फॉर एग्जांपल 2020 में ऑडिट किया, ये एसी उस वक्त मौजूद था, आपने चेक करा कि हाँ भाई एसी खरीदा है कि नहीं खरीदा, आपने कटे। 2021 में ऑडिट करेंगे, आपने वापस से अगर फिक्स एसेट रजिस्टर में, तो ये एसी वापस से आ रहा होगा, आपने अगर पूरे फिक्स एसेट में सैंपलिंग कर ली, ये एसी वापस आपके सैंपल में आ जाएगा। आप कहोगे हाँ ये तो पिछले साल देखा था। फिर आप 2022 का ऑडिट करने आओगे, ये एसी तब भी आ रहा होगा, तो आप 2022 का ऑडिट करोगे तो आप कहोगे ये सैंपल वापस से आ जाएगा। जब ये सैंपल वापस से आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तो पिछले सालों में। और इसका मतलब है कि असल चीज क्या थी? असल चीज ये थी कि जो इस साल एसी खरीदे गए वो तो आपने उसको सेलेक्ट क्यों सेलेक्ट नहीं किया? बिकॉज आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग गलत थी। क्यों डायरेक्शनल टेस्टिंग गलत थी? बिकॉज इस साल जो एडिशन हुई है वो वेरीफाई करनी है, पुराने साल के जो एसेट वेरीफाई हो चुके हैं उसको मैं क्यों वेरीफाई करूं? तो सर फिर एग्जिस्टेंस में फिक्स एसेट रजिस्टर क्यों लिखा है? एग्जिस्टेंस में फिक्स एसेट रजिस्टर क्यों लिखा है भाई? अब टेक्निकल डिस्कशन होने जा रही है प्यारे बच्चों। हाँ जी भाई, वो भी तो पिछले, भाई अगर पिछले साल एक चीज एग्जिस्ट कर रही है इसका ये मतलब थोड़ी इस साल भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर एक चीज पिछले साल एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या पता इस साल चोरी हो गया हो, क्या पता इस साल खराब हो गया हो, क्या पता इस साल चल ना रहा हो। तो जब एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस की बात आएगी तो सारे फिक्स एसेट्स को देखना है, और जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो सिर्फ एडिशंस को देखना है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? खुदा का वास्ता है, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। अच्छा, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशन एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिनल। डन हो गया? अच्छा, वैल्यूएशन नोट करते रहिएगा। क्या दोनों प्रोसीजर सेम है? क्या ये और ये प्रोसीजर सेम है? क्या ये दोनों प्रोसीजर सेम है प्यारे बच्चों? जल्दी आ जाएं, बहुत टेक्निकल डिस्कशन होने जा रही है और आके यही डॉज करेगा। अबे सेम तो है, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशंस एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सेम तो है। हाँ जी, ये तो ये भी तो ड्यूरिंग द ईयर के एडिशन लिख देता हूँ नीचे, ड्यूरिंग द ईयर, एक ही बात है। मैं लान दीजिए। हाँ जी, ये ब्लू से लिखा, ये रेड से नहीं भाई। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिन, दोनों सेम ही तो है भाई, सेम नहीं है। और भाई जब आप राइट्स को वेरीफाई करेंगे तो आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम ढूंढ रहे होंगे,
और जब आप वैल्यूएशन को वेरीफाई कर रहे होंगे अमाउंट दोनों यहाँ आई कैब आपको डॉच करेगा। आई कैब आपको लिख देगा राइट्स में कि सेलेक्ट सैंपल किया और सप्लायर की इनवॉइस देख ली। क्यों देखी? सप्लायर की इनवॉइस में कहाँ कहाँ झांका है आपने? अगर आपने ऊपर झांका है, ऊपर मतलब अगर आपने 2IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस अगर आपने उसको हाईलाइट करे कि हाँ ये इनवॉइस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का एड्रेस हो, ये तो मतलब इन्होंने खरीदा है। अगर आपने सप्लायर का एग्रीमेंट देखा और सप्लायर का एग्रीमेंट है बिटवीन हायर एंड IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब है इस एसेट के ऊपर राइट किसका है। लेकिन वैल्यूएशन के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, सेम डॉक्यूमेंट देखेंगे, लेकिन नजर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पे नहीं पड़ेगी नजर, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन आ रही है 30 रुपए की, लेट्स से इसमें से 10 रुपए का एसी खरीदा है, आप इनवॉइस में देखेंगे 10 रुपए लिखे आ भी रहे कि नहीं आ रहे, दोनों प्रोसीजर सेम है, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। तो यहां तक बात। इसी तरीके से जो इन्वेंट्री आपने लिखा और इन्वेंट्री में जो आपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का प्रोसीजर लिखा, यही प्रोसीजर वापस से रिपीट होके वैल्यूएशन में भी आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, क्यों मैडम? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल सप्लाई इनवॉइस, यही प्रोसीजर आपको वैल्यूएशन में भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वहां आप देखेंगे जो सप्लाई के इनवॉइस है क्या वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को एड्रेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वैल्यूएशन में आप ये नहीं देखेंगे, वैल्यूएशन में आप नीचे अमाउंट को देखेंगे, जिस अमाउंट पे खरीदा गया क्या उसी अमाउंट पे उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इतनी टेक्निकलिटी है प्यारे बच्चों, और ये चीज समझने की कोशिश कर ले। हम आइजा हमने पीपी से स्टार्ट इसलिए करा बिकॉज पीपी के अंदर ये चारों टेक्निक्स अप्लाई हो जाती है। जब ये चारों टेक्निक अप्लाई हो जाएंगे तो इन्वेंट्री तो हमारा ऐसे ही निकल गया। इन्वेंट्री तो हमारा ऐसे कैसे निकल गया? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसके लिए आपने आइजा 500 की मदद ले ली। वैल्यूएशन के लिए आपने आइजा 540, आइजा 540 पीपी की इंपेयरमेंट में भी अप्लाई हो रहा था, आइजा 540 इन्वेंट्री की, लेकिन दोनों जगह प्रोसीजर सेम नहीं है। दोनों जगह प्रोसीजर, क्योंकि दोनों जगह एजम्पशंस डिफरेंट है, दोनों जगह IFRS डिफरेंट है, दोनों जगह सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर डिफरेंट है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? इसको नोट करें जल्दी, फिर एक और चीज सिखानी है। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स आएंगे। यूजफुल लाइफ सिग्निफिकेंट एस्टिमेट नहीं होता कभी भी इतना सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट, देखें यूजफुल लाइफ में प्रोसीजर तो मैंने यही लिखा ना, क्या लिखा? ये की प्रोसीजर है, एजम्पशन इसकी रीजनेबल। यूजफुल लाइफ मेरा की एस्टिमेट मतलब सिग्निफिकेंट एस्टिमेट नहीं होता, सही है। तो उसके लिए मैं नॉर्मली एजम्पशन का एक वर्ड लिख के उसको वेरीफाई कर सकता हूं, बट आप चाहें तो आप लिख सकती हैं, मना नहीं है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा तो लेंथी हो जाएगा, तो ये मसला हो जाएगा। हाँ जी, सॉरी। अगर आप एक कंपनी का पीपी वेरीफाई कर रहे हैं, आप ये सारे काम करेंगे। अगर आपको सवाल में लिख दिया जाए पीपी, तो फिर आप ये भी लिख दीजिएगा। पीपी रिवर्शन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, जब हम रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज आ रही होगी, क्या? IFRS। जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, IFRS क्या कहता है? हाँ जी, कि अगर आप एक प्लांट एंड मशीनरी को कर रहे हैं तो सारे के सारे, तो फिर आप इसके आगे एक और, अभी तो मैंने एक्सपर्ट में सिर्फ टेक्निक लिखी है, अगर मैं एक्सपर्ट में ये क्लास ऑफ एसेट लिख देता तो फिर इन्वेंटरी में कॉपी नहीं कर पाता उसको। तो अभी आपको सिर्फ बताया कि टेक्निक ये कहती है। अगेन IFRS को तो आपने सामने रखना, तो फिर तो आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिवर्सल सरप्लस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सारे लिख सकते हैं आप, कि उसकी अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है, कहीं उसको रेट्रोस्पेक्टिव तो अप्लाई नहीं करा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, लेकिन हाँ जी IAS 16 क्या कहता है कि नहीं यार, जब रिवर्सल मॉडल होगा तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना, इसको आपने क्या करना है, इसको प्रोस्पेक्ट। आप ये 3-4 प्रोसीजर IFRS सामने आ गए तो फिर तो 3-4 और लिख सकते हो मेरे भाई, मसले ही नहीं। अगर सवाल में ये मेंशन है कि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई, और इसके ऊपर एक आइजा है जिसका नाम है आइजा 501, जो कि आपको बताता है कि इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास मौजूद है तो उसको कैसे वेरीफाई करना, जो लास्ट टाइम में सवाल भी आ गया था। नहीं तो आप जब इन्वेंट्री बना रही हो तो आपने क्या खरीदा होगा? ऊपर से वो मनसलवा तो नाजिल नहीं हुआ होगा ना? हाँ, अभी सिर्फ खेल रहे हैं प्यारे बच्चों।
ये इतना टेक्निकल एरिया है कि खुदा ना खास्ता फिक्स एसिड एडिशन अगर लिख दिया तो प्रोसीजर आपका गलत हो गया। इतनी टेक्निक, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ये रट्टे वाला एरिया लगाना हो लगा लो, लेकिन अल्लाह का वास्ता पहले समझ लो कि यहाँ पे फिक्स एसिड क्यों आ रहा है। तो यूं याद ना करिएगा एफपी है, हाँ पहला फिक्स एसिड दूसरा है, तो पता होना चाहिए कि ये एफपी है तो क्यों, यूं याद कर लो मसला नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पे एफ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पी क्यों। खुदा ना खास्ता का पेपर में सवाल आ गया और आपने कहा नहीं नहीं, पेपर में पहला क्वेश्चन एफ आया, दूसरा पी आया, तीसरा वापस से एफ आ गया जो हमने पहले थोड़ी देर पहले लिखा था, सही है। तो आप जब कहेगा ना आपसे, तो आप ये नहीं कहेंगे यार ये एफपीपी है और होना एफपी, तो फिर आप पॉइंट्स सिक्योर नहीं कर सकेंगे। आप उसको एक अच्छा, आपको पता है अगर वो आपसे कहेगा भाई कमेंट करे ना भाई सवाल क्या है, सुनिए। एक जूनियर ने फिक्स एसेट का मॉडल ऑडिट प्रोग्राम बनाया, उसमें उसने राइट्स को वेरीफाई करा फिक्स एसेट रजिस्टर से। आपने उसको कहा एफपी ए नहीं, फिक्स एसेट रजिस्टर से नहीं होना चाहिए, हाँ जी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर से होना चाहिए। उसने आगे से कहा कि जो फिक्स एसेट रजिस्टर है उसके अंदर एडिशन भी तो है, तो कमेंट वगैरह आप इसको करें। तो आप ये वाली चीज जो है ना, ये प्यारे बच्चों आप उस वक्त तक नहीं लिख सकेंगे जब तक आपके पास लॉजिक नहीं होगी कि मैं एडिशन ड्यूरिंग द ईयर से, तो फिर आप उसको बताएंगे कि भाई अगर आप फिक्स एसेट से सैंपल लेंगे तो उसमें से कुछ सैंपल वो होंगे जो कि पिछले सालों से पर्टेन, वो तो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो चूंकि इस, और फिर आप अच्छा वर्ड यूज कर सकेंगे कि भाई चूंकि मुझे इस साल की एडिशंस को वेरीफाई करनी कि जो इस साल एडिशंस हुई है कि उसके ऊपर राइट है या नहीं, तो मेरी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर से होनी चाहिए रादर देन, और अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग गलत है तो इसका मतलब मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, यूं लिखने में मजा भी आएगा। और ये अंग्रेजी नहीं लिख रहा मैं, ये सारे के सारे ये आइजाज के वर्ड यूज कर रहा हूं, तब मजा आएगा प्यारे बच्चे। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा एक चीज सुन लें, मैं वापस से आ रहा हूं एडिशंस के ऊपर। मैनेजमेंट कहती है एक ही एडिशन हुई है, कितने रुपए की? 30 रुपए की। मैंने कहा दिखाओ बेटा, चलो क्या दिखाओ? नहीं 30 रुपए की एडिशन है, खूबसूरत उसकी, बट 30 रुपए वाली नहीं है वैसे। नहीं चले आ जाए बच्चों, अगर एडिशन हुई है और 30 रुपए की एडिशन हुई है तो मैं कहूंगा भाई इनवॉइस दिखाओ, 30 रुपए के अगेंस्ट सप्लायर की इनवॉइस दिखाओ। मैं सप्लायर की मेरी बात सुनिएगा, ये एक सप्लायर की इनवॉइस है बच्चों, सही है? तो खुदा का वास्ता क्या है, सप्लायर की इनवॉइस है। मैं कहूंगा ये इस साल एडिशन हुई है, इस साल मैंने सैंपल सेलेक्ट करा, मैंने कहा भाई इनवॉइस दिखा, मेरे पास इनवॉइस आ गई, मेरे पास इनवॉइस आई, मैंने सबसे पहले ऊपर देखा क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जब मेरी नजर पड़ी, जबरदस्त जबरदस्त। और राइट्स, अगर गाड़ी खरीदी है तो सप्लायर इनवॉइस से अमाउंट वेरीफाई कर लीजिएगा, टाइटल डीड से, कागजात से, कागजात में अमाउंट लिखी भी नहीं आ रही, तो ये तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, सही हो गया भाई। अच्छा फिर मैंने कहा वैल्यूएशन, हाँ जी मैंने क्या वेरीफाई करी, मेरे बच्चों समझ आती है। तो मैंने एक एडिशन ड्यूरिंग मेरे से सैंपल लिया, ऊपर देखा तो राइट्स वेरीफाई हो रही है, नीचे देखा तो अमाउंट तो वैल्यूएशन वेरीफाई हो रही है, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। अगर आप एक एसेट में एडिशन करते हैं तो याद करें आईएफआरएस आपसे क्या कहता था, अगर आप एक एडिशन करते हैं एसेट में तो याद करें आईएफआरएस क्या कहता था मेरे भाई, याद करें आईएफआरएस क्या कहता था, जल्दी छेती छेती। अबे यार मेरे भाई याद करो यार, हाँ मेरे भाई जल्दी, क्या कहता था आईएफआरएस? रिकॉर्ड कौन भाई? आईएफआरएस वैसे मजे की बात है, आईएफआरएस में रिकॉर्ड का वर्ड कभी भी यूज नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज का वर्ड यूज होता है, सही है। अच्छा जी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ भाई। मैं आपको चलिए एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ, एक जहाज है, सही है, जहाज नहीं उड़ रहा, ठीक है,
आपने पायलट चेंज कर दिया, आपने सब जहाज, आपने फिर क्या काम करा, आपने कहा ये मसला है जहाज में, जहाज तो 4 साल पहले खरीदा था आपने। ये जो एडिशन हुई जहाज में, इसके ऊपर IFRS एक चीज कहता है, सही किसने कहा, या तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा, कैपिटलाइज नेचर का होगा। अगर कैपिटलाइज नेचर का है तभी एसेट की डेफिनेशन पूरी करता है, अदरवाइज ये एसेट की डेफिनेशन पूरी, प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता है, ये रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटलाइज नेचर है। ऊपर देखता हूं तो राइट्स वेरीफाई होती है, नीचे देखता हूं तो, अगर बीच में देखूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, जल्दी जल्दी, कैसे पता चलेगा रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटलाइज नेचर है, अमाउंट से नहीं पता चलेगा, जल्दी मुझे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। जब तक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर को वेरीफाई, तो इसका मतलब है यही सप्लायर की इनवॉइस है, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन वेरीफाई करूंगा तो ये पता चल जाएगा कि कैपिटलाइज नेचर का है भी कि नहीं। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, वहां मजदूरों को बर्फ जाती थी, और वो बर्फ भी वो कैपिटलाइज करी हुई थी। आप समझ रहे हैं, वो बर्फ क्या करी हुई थी, वो कैपिटलाइज करी हुई थी। आप क्यों, बिकॉज लेबर एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट थी, तो हमने कहा भाई बर्फ, आप सोचे अगर मैंने देखा तो नाम लिखा हुआ आ रहा था 2IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, अमाउंट भी 100 रुपए की बर्फ वो भी लिखे आ रही थी, लेकिन क्या ये कैपिटलाइज होना चाहिए, नहीं। जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मैंने कहा भाई नहीं भाई, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है, ये तो कैपिटलाइज नेचर है। प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता है, वैल्यूएशन में जब आप सप्लायर की इनवॉइस देखेंगे तो एक और चीज देखेंगे जिसका नाम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ। वो सामने वाला जब आपको इनवॉइस करेगा तो एक डिस्क्रिप्शन लिखता है कि मैं इनवॉइस इसके अगेंस्ट कर रहा हूं। वो जब तक डिस्क्रिप्शन वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो एडिशन हुई है, ये जो एसेट आपने खरीदा है, ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटलाइज नेचर का है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो आप समझने की कोशिश करें कितना टेक्निकल है कि एक ही डॉक्यूमेंट है, 3 जगह आपकी नजर पड़ेगी, 3 डिफरेंट एजर्शंस आपकी वेरीफाई हो रही है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन देखी हो, मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन में तो ये तो बर्फ लिखा हुआ है, तो ये तो कैपिटलाइज नेचर का है, इसका मतलब है आपने इस एसेट को जो वैल्यू किया हुआ है वो वैल्यू ही गलत किया हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हो गए हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, कंपनी ने कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की, ये 2 जगह टूटेंगे, जल्दी से बता दें। कैपिटलाइज होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंडिचर होगा तो, ये बात समझ आती है। अच्छा, मैनेजमेंट ने कहा मतलब ये P&L में जो गया ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो बैलेंस शीट में गया कैपिटलाइज नेचर, ऐसा ये प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट ने कहा ये जो एक्सपेंस है 20 रुपए का, इसको कहाँ लेके चलेगी मैनेजमेंट? एक और एक्सपेंस है 30 रुपए का, इसको कहाँ लेके चलेगी? एक और एक्सपेंस है 300 रुपए का, इसको कहाँ लेके चलेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा ही है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ने कहा कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि कौन से नेचर के हैं? कैपिटलाइज नेचर के। तो इसका मतलब पहला एक्सपेंडिचर लेट से 1000 का, दूसरा 700 का, तीसरा 400, डन हो गया। अगर इस साल ये 3 एक्सपेंडिचर हुए हैं तो मैनेजमेंट ने इसको क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज। जो मैडम एक आप सवाल पूछ रही थी, तो टोटल कितना हो गया? हाँ जी, 2100। इसका मतलब है फिक्स एसेट जो एफएस में डिस्क्लोजर आ रहा होता है तो उसमें तो सिर्फ 2100 की अमाउंट गई होगी, एडिशन के आगे कितनी लिखी होगी? अब 2100 में से आप कौन सा वेरीफाई करेंगे? तो आप मैनेजमेंट से क्या बोलेंगे? मुझे इसका ब्रेकअप दो। ये ब्रेकअप आएगा, क्यों? ताकि इस ब्रेकअप में से आप डिसाइड कर लें कि आपको ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, या तीनों करना है, या 2 करना है, या 1 करना है, ये आप डिसाइड करें। सही, तभी सेलेक्ट सैंपल्स। सैंपल तभी सेलेक्ट करूंगा जब मेरे पास 2100 रुपए का ब्रेकअप होगा। तो तभी मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? ऑब्टेन शेड्यूल। तो मेरे पास एडिशन का शेड्यूल आ गया। सही है प्यारे बच्चों, ये जो एडिशन का शेड्यूल है, ये चूंकि फिक्स एसेट में आ रहा है, कंपनी कह रही है मेरा एसेट है, तो इसकी पहली एसेशन कौन सी वेरीफाई करनी होगी? इसका मतलब है इसको मैं पहले तो जब मैंने फिजिकली जाके देखा, एग्जिस्टेंस वेरीफाई। अच्छा, डन हो गया। अच्छा, मैंने इसकी सप्लायर की इनवॉइस ली और मैंने IQ का नाम ढूंढा, क्या वेरीफाई हो गया?
वेरीफाई हो गया। मैंने इनवॉइस देखी, इनवॉइस में 1000 रुपए लिखे हुए आ रहे थे, क्या वेरीफाई हो गया? अमाउंट वेरीफाई हो गई। यहाँ तक बात समझ आती है? और मैंने ये देखा किसकी डिस्क्रिप्शन क्या, अगर डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ बर्फ ली 1000 रुपए की पूरे साल में, तो मैं कहूंगा ये तो बैलेंस शीट, ये तो कैपिटलाइज नेचर का, इसको तो आपने जो 1000 रुपए पे एसेट को वैल्यू किया हुआ, ये तो एसेट है ही नहीं, तो 0 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कुछ चीजें ऐसी जो कि पीएनएल में चार्ज कर दी हो, और वो किससे पर्टेन करती हो? मेरे भाई, इनमें से आपको कौन सा एक्सपेंडिचर लग रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है क्या ये 300 रुपए आपको यहाँ दिखेगा? आप तीनों के तीनों भी सेलेक्ट कर लें, 300 रुपए तो आपको कहाँ छुपा हुआ है? यहाँ छुपा हुआ है। तो इसका मतलब है एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए और मैनेजमेंट ने शायद इसको कैपिटलाइज, ये कौन सी एजर्शन हो गई? ये कौन सी एजर्शन हो गई? ये कंप्लीटनेस की एजर्शन हो गई कि आपका एसेट का रजिस्टर ही कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब है मैं क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल्स लूंगा, उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करूंगा और सैंपल सेलेक्ट करके मैं राइट्स को वेरीफाई नहीं करूंगा, मैं वैल्यूएशन की अमाउंट को भी वेरीफाई नहीं करूंगा। यहां पे मैं क्या देखूंगा, जल्दी से बता दें? मैं नेचर, बिकॉज इन दोनों के दरमियान अगर कोई बाइफर्केशन होती है तो वो नेचर के बेसिस पे होती है। मैं नेचर को वेरीफाई करूंगा, अगर इसकी नेचर कैपिटलाइज नेचर की है तो मैं चेक करूंगा कि क्या मैनेजमेंट इसको कैपिटलाइज तो नहीं किया हुआ, तो फिर मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको क्या कर दें। बच्चों ये तो कंप्लीटनेस का सिर्फ एक प्रोसीजर ये नहीं है कि सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, कंप्लीटनेस का एक और प्रोसीजर भी है, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी जल्दी जल्दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंस्पेक्ट सप्लायर इनवॉइस टू वेरीफाई या टू असेस द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कंप्लीटनेस के लिए मेरे पास कि ये कंप्लीट नहीं है, चौथा भी ऐड, तो चौथा कहां पड़ा हुआ होगा? यहां पड़ा हुआ होगा। तो यहां से सैंपल सेलेक्ट करें ना, आपकी डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या होनी चाहिए? यहां से सैंपल सेलेक्ट करें, अमाउंट के बेसिस पे नहीं। आईक्यू का एड्रेस हो रहा है तो इसका मतलब है कैपिटलाइज नेचर का है नहीं, क्या देखना पड़ेगा? क्या इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या आ रही है? बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, एक और चीज सुनिए, हमने यहाँ पे एसेट में लिखा था, क्या लिखा था? डिस्पोजल। ऐसा ही था प्यारे बच्चों, एसेट में हमने क्या लिखा था? डिस्पोजल। अगर एक एसेट डिस्पोज ऑफ गलती से हो गया, एक एसेट जो कि डिस्पोज ऑफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, उसको क्लिक दिया कि भाई ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो प्यारे बच्चों क्या वो एसेट डिस्पोज ऑफ तो नहीं हुआ? क्या वो एसेट मौजूद होगा? जब मौजूद होगा तो मैनेजमेंट ने तो फिक्स एसेट से हटा दिया है उसको। जब मैनेजमेंट हटा दे तो कौन सी एजर्शन है? कंप्लीटनेस की। ऐसा मतलब कि ऐसा एसेट जो कि मौजूद है लेकिन इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज आपने इसको गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया? एज अ डिस्पोजल। मैं वापस से रिपीट कर दूं, फिक्स एसेट रजिस्टर में जो डिस्पोजल कॉस्ट के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नीचे लिखा हुआ आता है, वो दोनों नंबर सेल प्रोसीड से या सेल्स इनवॉइस से वेरीफाई नहीं होते। वो तो पुराना फिक्स रजिस्टर देखिए वहां पे आ रहा होगा, 4 साल पहले खरीदा है तो कॉस्ट तो तब आ रही होगी, 4 साल में अब तक इतनी बार डेप्रिशिएट हो चुका है तो वो तो आप ऑलरेडी रिकैलकुलेट कर चुके हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये वाकई में डिस्पोजल हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आप नॉर्मली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखते हैं। इट कुड बी सप्लायर इनवॉइस, इट कुड बी एग्रीमेंट, इट कुड बी गुड्स डिलीवरी नोट। सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए प्यारे बच्चों? कंप्लीटनेस के लिए। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, जल्दी जल्दी जल्दी, डिस्पोजेबल नहीं, डिस्पोजेबल नहीं, सॉरी, डिस्पोजल रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज गुड्स डिलीवरी नोट सच एज सप्लाइड। तो थोड़ी मैं तुझे बेच रहा हूं तो मुझे इनवॉइस करेगा नहीं भाई, सेल्स प्रोसीड इनवॉइस का। यहां तक बात समझ आती है बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? तो डिस्पोजल से मैं वापस से रिपीट कर दूं, अगर आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, आपकी कैरिंग अमाउंट में जो इंपैक्ट होता है वो सेल प्रोसीड पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये पता है ना प्यारे बच्चों हमें? हम तो ये कहते हैं एसेट कितने साल पहले 100 रुपए का, तो 100 रुपए कॉस्ट से माइनस कर दो। अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? 60 रुपए का, तो डेप्रिशिएट में 60 रुपए की एडजस्टमेंट उसको एडजस्ट कर दो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब सेल प्रोसीड पे तो वो डिपेंडेंट
है ही नहीं। सिर्फ ये डिपेंडेंट है कि अगर आपने एक एसिड को कह दिया कि डिस्पोज ऑफ हो चुका है तो इसका मतलब है वो एसिड आप कम कर चुके हैं, क्या पता वो एसिड डिस्पोज ऑफ ना होगा, और अगर एसिड डिस्पोज ऑफ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब है एसिड रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, पेज नंबर, जल्दी छेती छेती, पेज नंबर 54। यार सब आ चुके हैं मेरे भाई? पेज नंबर 54 पे सब आ चुके हैं? डन हो गया? यहां पे आपको पीपी के सारे कुछ लिखे, मेरी बात सुन लें, अगर मैंने इसकी रीडिंग करवानी होती है आपको और उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, मुझे 10 मिनट से ज्यादा इस पेज को, मैं पिछले 2 घंटे से इसके ऊपर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। मेरे भाई सुन लो, यहाँ पे मैं पिछले 2 घंटे से आपके साथ किस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा आंसर पूरा गलत हो जाता है। सही है? अच्छा जी, सब्सटेंटिव प्रोसेस पीपी जो मैं पढ़ूंगा आपने फिलहाल वो रीड करना है। ऑब्टेन द फिक्स एसिड रजिस्टर स्लैश स्केड्यूल ऑफ टेंजिबल, match the opening balance with the last year audited fund, match the balance appearing in the fixed asset register with the journal ledger, and if not matching obtain the, क्या ये प्रोसेस समझ आ रहा है? ये जर्नल प्रोसेस है, ओपनिंग को पिछले से मैच कर लो, क्लोजिंग को जीएल से और ट्रायल बैलेंस से मैच कर लो। डन हो गया? इससे भी कोई ना कोई एजर्शन वेरीफाई होगी, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो आप मैच करते हैं इससे भी कोई ना कोई एजर्शन वेरीफाई होती है। कंप्लीटनेस, अच्छा पहले एग्जिस्टेंस पढ़ा देता हूं। सही है? एग्जिस्टेंस सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, और आगे मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है? एजेड पे जितने एसेट है ना उन सब में से सैंपल सेलेक्ट होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या ये आज की तारीख में भी मौजूद है या नहीं। एंड इंस्पेक्ट द एसेट टू डिटरमाइन वेदर द एसेट एग्जिस्ट। मैं अब कंप्लीटनेस पढ़ रहा हूं और इसी का ऑपोजिट प्रोसीजर है। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल एसेट एंड ट्रेस या इंस्पेक्ट टू द फिक्स एसेट। दूसरा प्रोसीजर पढ़िएगा। Select samples from revenue expenditure account and inspect the supporting documents such as invoices to identify any such expenditure which pertains to, and therefore should be। क्या अब ये प्रोसीजर समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, तीसरा, select a sample of disposal and inspect the relevant documents such as invoice, authorization and approval to ensure that the disposal has not been recorded and, because आप याद रखिएगा डिस्पोजल की वजह से आपके एसेट क्या हो रहे होते हैं? कम होता है। और कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि एक ऐसे एसेट जिसको आपने कम कर दिया है वो कम होना नहीं चाहता, आपने डिस्पोजल गलती से रिकॉर्ड कर दिया। होता है ऐसा, क्यों होता है सुनिएगा। ये चेयर खराब हो गई है ना, मैं क्लासरूम से निकालूंगा इसको और स्टोर में रख दूंगा। मैं कहूंगा इसको स्क्रैप करो। ये जो मैं कहूंगा ना कि इसको स्क्रैप करो, नॉर्मली कंपनी करती क्या है? इसको डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दो। हालांकि ये एसेट कहाँ छुपा हुआ होगा? ये स्टोर रूम में छुपा हुआ होगा। ये एसेट कहाँ छुपा हुआ होगा? स्टोर रूम। तो इसका मतलब है आपने तो एसेट कम कर दिया, लेकिन जो आप एसेट कम कर रहे हैं तो आपने गलत किया, बिकॉज एसेट तो अभी भी फिजिकली आपके पास और आपके कंट्रोल में है। स्क्रैप से जब ये आगे सेल हो जाता है तब डिस्पोजल रिकॉर्ड है, तब आप एसेट को डी-रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप एसेट को डी-रिकॉग्नाइज, हाँ खराब हो चुका है, इंपेयरमेंट करके जीरो पे लेके आ जाओ, लेकिन एसेट आपके बुक्स में रिकॉर्ड होगा। जीरो पे रिकॉर्ड होगा लेकिन होगा आपके बुक्स पे। ये कब आप डी-रिकॉग्नाइज करोगे? जब कंट्रोल आपने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया। क्या यहां तक बात समझ आती है? तभी मैं डिस्पोजल पे। तो कंप्लीटनेस के 3 प्रोसीजर है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम, बच्चों खुदा का वास्ता इसको हाईलाइट करें। किसको हाईलाइट करें? एडिशन। यहाँ फिक्स एसिड रजिस्टर अगर आपने लिख दिया तो आपका पूरा आंसर, एक वर्ड अगर आपने गलत लिख दिया तो आपका पूरा आंसर। सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एडिशन ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉर द सैंपल सेलेक्टेड इंस्पेक्ट दी सच एज इनवॉइस, टाइटल, डेट्स एंड एक्सेट्रा। मैं अब आ जाता हूं किसके ऊपर? वैल्यूएशन के ऊपर। अब ये वैल्यूएशन और फॉर रिवैल्यूएशन, इसमें जितने प्रोसीजर लिखे गए यहाँ पे कौन मदद कर रहा है हमारी? IFRS मदद कर रहा है। Select samples of addition of fixed asset from the fixed asset register and inspect the relevant documents such as invoice whether the additions pertains to the, ये वही प्रोसीजर जो के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह पर्पस
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का नाम ढूंढ रहे होंगे, वैल्यूएशन में आप सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं, अमाउंट और उसकी नेचर को ढूंढ रहे हैं। ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड द एंटिटीज डेप्रिसिएशन, रिव्यू द डेप्रिसिएशन रेट्स फॉर द रीजनेबलनेस, परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हम होल्ड पर रख रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी, इसको भी हमने होल्ड पर रखा हुआ है। रिकैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, रिकैलकुलेट कैसे कर रहा हूं, बिकॉज यूजफुल लाइफ भी वेरीफाई हो गई, मेथड भी वेरीफाई हो गया और ऊपर कॉस्ट ऑलरेडी, तो आप रिकैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद जो 4-5 प्रोसीजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, किस चीज का आ रहा है, इम्पेयरमेंट के। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू identifying estimates and recording impairment for fixed asset to determine whether it is consistent with the requirement of, obtain the management calculation to write down fixed asset to the recoverable value and check that whether the management methods and the assumption, कौन सी assumption, discounted future cash flows are reasonable, test the operating effectiveness of control, इसको hold पे रखा हुआ था। recalculate the impairment working, ensure that the disclosure are adequate as per the requirement of IAS 16, एंड ये 16 वाला लिखा है, ये ऊपर फिक्स एसेट रजिस्टर के लिए लिखा था, और जो 36 वाला लिखा है वो इम्पेयरमेंट, ये आपके प्रोसीजर होगा। और अगर खुदा ना खास्ता कंपनी ने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, रिवैल्यूएशन मेथड, तो यहाँ पे फॉर रिवैल्यूएशन के मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। ऑब्टेन द रिवैल्यूएशन रिपोर्ट, मैच द बैलेंस अपीयरिंग इन द रिवैल्यूएशन रिपोर्ट विद द फाइनेंशियल, इंश्योर दैट, जो मेरे भाई कह रहे थे, इंश्योर दैट ऑल एसेट्स फॉर द सिमिलर क्लासेस आर रिवैल्यूड, evaluate the competence, capability and objectivity of the management expert, obtain an understanding of the work of that expert, evaluate the adequacy of the expert work by ensuring that finding and conclusion are, assumptions are, source of data, date की जगह data करना, source of data is complete, considering the need to use the auditor's expert। मैं again आपको बोलूं कि रीडिंग 5 मिनट में हो गई है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने कोई 2 घंटे लगाए प्यारे बच्चों। जब ये 2 घंटे, जब तक टेक्निक्स हमारे पास नहीं होगी, हम कभी भी इसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। मैं तभी आपसे कह रहा हूँ सब्सटेंटिव इतना इंपॉर्टेंट एरिया, और अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ तो इसीलिए लगा रहा हूँ बिकॉज जो बच्चा फेल होता है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की वजह से फेल होता है। आप सोच नहीं सकता है कि यहाँ पे आपको किस तरीके से डॉज करता है। क्लियर है? हम सारे जो हम आइजा 505 के सवाल पढ़ते थे, याद है, उसके अंदर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर छुपा हुआ था, वो हम उसको वापस से करेंगे ऐसा 505 को। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, हाँ जी, किस चीज के लिए? जब हम इंटेंजिबल पढ़ेंगे तो वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहता, वो कहता है रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। तो वहां पे वो वर्ड हम यूज करेंगे, ये वाला वर्ड यूज ना करेगा बिकॉज IAS 38 वहां पे अप्लाई हो जाता है, 16 अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, क्लियर है हम सारे यहाँ पे? कल हमारी क्लास कितने बजे? सेम टाइम है 2 से। कल क्विज का टाइम कितने बजे होगा? 1 से नहीं, 1 से 2 पर तुम लोग क्लास में लांती 2:30 बजे आ रहे होगे। हाँ जी, 12:45 से 1। हाँ जी, अगर आपकी क्लास होगी आप क्लास के बाद क्विज दे दीजिएगा, उसके बाद अगर कोई क्लास है तो आप उसके बाद, लेकिन क्विज लाजमी देना है। सही है? ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि इसकी क्लास है, आप क्लास अटेंड करेंगे, आप क्विज नहीं देंगे। जब आप फ्री हो जाए आप बैठ के क्विज दे दीजिएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? किताब कैरी करिएगा अपने साथ, मसला नहीं है, पेपर में किताब को भी कैरी करिएगा। 1 घंटा लिखना है आप लोगों से। कल 12:45 से लेकर 1:45 तक आपका क्विज है प्यारे बच्चों, टाइम से पहले आ जाइएगा। इसके कल के क्विज में सब्सटेंटिव भी हो सकता है, ऑडिट रिस्क भी हो सकता है, 1-2 अच्छे सवाल भी हो सकते हैं। ये कल आके आपने लाजमी उसको, जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 2 घंटे मैंने मेहनत कर ली है। सही है? कल जब आप इन सवालों को देखेंगे तो आपको एक अपनी असेसमेंट होगी कि जो इतना कुछ पढ़ा क्या उसको वाकई में अप्लाई कर पा रहा हूँ। ये इंशाल्लाह अगर हम डेली बेसिस पे करेंगे ना, और दिसंबर तक हम ये टारगेट रखें, तो कोर्स तो कंप्लीट होगा ही होगा इंशाल्लाह, आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? चले, मुलाकात होती है कल की क्लास में।